मुसलमानों को लेकर हमेशा से ये कहा गया है, जब भी कोई बात आती है मुसलमानों को लेकर तो ये कह दिया जाता है कि फला सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो जाएगा। एक खौफ का माहौल पैदा किया गया था, एक डर का माहौल पैदा किया गया था। और ये कोई अभी नहीं हुआ है, 2014 के बाद से ही हमने ये सोचने की कोशिश की थी, लोगों के बारे में जब जानने की कोशिश की थी तो लोगों में एक डर और एक खौफ का ये माहौल बना दिया गया था कि इंडिया आ जाएगी या फिर बीजेपी आ जाएगी या मोदी आ जाएंगे हुकूमत के अंदर, अक्सरियत के अंदर, तो सीधे तौर पर मुसलमानों के लिए बड़ा गजब हो जाएगा। लेकिन हुआ पिछले साल में, 5 साल में कुछ भी नहीं। अगर हम अब 2019 की बात करें तो कितना मुमकिनात बनते हुए नजर आ रहे हैं, फिरोज साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, ये जो आपने कहा कि कल मोदी जी का जो रेफरेंस था माइनॉरिटी के ताल्लुक से कि भाई उनको बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किया गया और उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मुसलमानों को अब तक पिछली जो पार्टीज़ हैं उन्होंने सिर्फ बतौर वोट बैंक पावर में रहने के लिए इस्तेमाल किया और उनकी जो चीज़ें थी, जो उनके इश्यूज थे, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अभी देखिए, सच्चर कमेटी क्यों बनी? कांग्रेस के राज में बनी, इसलिए कि मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, गरीबों के साथ वो उनके हुकूक नहीं दिए गए जो वो डिज़र्व करते थे, चाहे वो तालीम का फील्ड हो, चाहे वो सेहत का फील्ड हो, या कोई भी चीज़ हो। तो यही वजह है कि मोदी जी ने पॉइंट आउट किया, बहुत स्ट्रांगली पॉइंट आउट किया कि मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफियां पिछले दौरों में की गई, आप ये देखिए कांग्रेस के, उसका हम इजाला करेंगे, आप ये देखिए कांग्रेस के दौर में 2 लाख छोटे बड़े राइट्स हुए, ठीक है। अब ये लोग ये कहते थे ये राइट बीजेपी वाले करवाते हैं, ये जनसंघ वाले करवाते हैं, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले कराते हैं। अब ये राइट्स नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग खुद ही राइट्स कराते थे और पिछले जो राइट्स हुए उसमें कोई, जो मैंने नाम लिए हैं, किसी भी थाने में इन लोगों में से कोई अरेस्टेड नहीं हुआ है। तो मतलब ये पावर में रहने के लिए कांग्रेस जो है हमेशा से मुसलमानों को आरएसएस से और विश्व हिंदू परिषद से, इन चीज़ों से डराती रही है। उसने मुसलमानों के लिए पिछले 60-70 साल में वो काम नहीं किया जो उसको करना चाहिए, सिवाय इसके कि एक फला कमेटी दे दी, फला कमीशन बिठा दिया। तो इन कमीशन से, कमेटियों से कुछ होने वाला नहीं है सही मानों में। अब देखिए, एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर आया, मेरा एक दोस्त है, तुर्की का है, ये जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे मोदी, तो मुझसे कहने लगा कि अब लगता है कि एक दमदार, जानदार, एक जो है कायदे का प्राइम मिनिस्टर आया है। इससे पहले तो 10 साल ऐसा लग रहा था हिंदुस्तान में कि कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, सरकार ही नहीं है। तो वही मैं उसको चीज़ को आगे ले जाते हुए कहना चाहूँगा कि लोगों ने अपनी आस्था प्रकट की है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, कुछ भी हो। पूरी दुनिया में मोदी का एक नाम, एक सिक्का जमा हुआ है। दूसरी बात, जो मुस्लिम ममालिक हैं, आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि मोदी ने अपने ताजपोशी के वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाया, इनको बेस्ट अवार्ड्स मिले हैं, चाहे वो सऊदी अरब का हो, चाहे यूनाइटेड अरब अमीरात का हो, या फिर अफगानिस्तान का हो। तो मोदी की बड़ी अच्छी, एक आप समझिए कि एक पैठ है जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज के। अब तो मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का जो वजीर आजम है इस वक्त, वो ट्रंप से भी आगे है, टेरेसा मे से भी आगे, इमरान खान से भी आगे। कोई नाम आप ले लीजिए, वजीर आजम नंबर 1 आज की तारीख में मोदी और ब्रांड मोदी बन चुके हैं। ठीक है, ब्रांड मोदी बन चुके हैं। लेकिन प्रोफेसर विशाल साहब, क्योंकि जितने भी मुस्लिम तबके के लोग हैं या फिर अकलियत तबके की खासतौर पर अगर हम बात करें तो उसमें भरोसा जीतने की बात कही गई है, और इसलिए जो नारा है, नारे के अंदर एक जो अल्फाज है वो ऐड किया गया है, सबका विश्वास। वो विश्वास जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विश्वास जीतने के लिए दिल जीतना पहले बेहद ज़रूरी होगा। देखिए, ऐसा है इमरान भाई कि पिछले 30 वर्षों से पॉलिटिकल पार्टीज ने मुस्लिम कम्युनिटीज़ को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब माइनॉरिटीज की बात होती है तो केवल मुस्लिम की ही बात क्यों होती है। ये एक तरह का राजनीतिकरण कर दिया गया है। हमारे यहाँ जो हमारा सेंसस है उसके अंतर्गत मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, ये 6 रिलीजन ऐसे हैं जिनको माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया है। तो फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब कभी भी माइनॉरिटीज की बात होती है, अल्पसंख्यक की बात होती है, तो केवल मुस्लिम की बात क्यों की जाती है। ये एक तरह से सुनियोजित प्रोपेगेंडा है, ठीक, जस्ट टू एल्योर, अपनी तरफ आकर्षित करने का, कि ताकि जो वोट बैंक है वो हमारी तरफ बंधा रहे। और पिछले 30 वर्षों में, और इसको लोग सेकुलरिज्म का नारा देते रहे, ये गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल किया गया, और एक छद्म सूडो डर के रूप में बैठा दिया गया कि नहीं, यू आर मुस्लिम सो यू हैव नो स्पेस इन दिस पार्टी, हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपके रहनुमा हैं। मैं ये कहना चाहूंगा
कि अगर आप इतने ही रहनुमा थे, आप इतने ही शुभचिंतक थे, तो आपने इनको हाशिए पर क्यों रखा? बिल्कुल। आज आप एजुकेशन की बात करें, आज आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आज आप रोजगार की बात करें, आज आप उद्योग की बात करें, तो आप बताइए मुस्लिम पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है, जबकि उनका पॉपुलेशन हमारे यहाँ लगभग 14.2% के आसपास पॉपुलेशन है, लगभग 172 मिलियन आबादी है। 14.2% मिलियन पॉपुलेशन होने के बाद, 172 मिलियन आबादी होने के बावजूद भी आज वो समाज के दूसरे छोटी सी टिप्पणी करूंगा आपकी बात पे। जी जी। वो इसलिए सर, क्योंकि ये एक सुनियोजित मापदंड अपनाया गया कि हम आपको ये वजीफा दे रहे हैं, हम आपको ये कर रहे हैं, हम ही आपके शुभचिंतक हैं, और इसको सेकुलरिज्म से जोड़ दिया गया। जबकि इमरान भाई, मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इस सेकुलरिज्म को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहां पे सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि इंडिया इज न्यूट्रल, रेदर देन इंडिया विल पार्टिसिपेट पॉजिटिवली इन एवरी रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भी प्रकार का विभेद किए सभी धर्मों को बराबर संरक्षण देगा और सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित करेगा। अगर आप शहबाज भाई देखें वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहां पे सेकुलरिज्म का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। वहां पर धर्म, चर्च और स्टेट दोनों के बीच में क्लियर कट अंतर है, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं। वरन हमारे यहां भारत में भारत पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से सहयोग करेगा, हज के लिए भी सब्सिडी देगा, वैष्णो देवी ट्रस्ट को भी मेंटेन करेगा, सिखों के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा। तो इस तरीके से जो ये छद्म वातावरण क्रिएट किया गया था, ये मोदी जी ने अपने विक्ट्री स्पीच में क्लियर कर दिया कि आप अगर ऐसा समझते हो कि माइनॉरिटी हमारे पास नहीं है, हम उनके शुभचिंतक नहीं है, तो हमें उनकी भी जरूरतों को पूरा करना होगा। इस प्रकार से उन्होंने उनको इंक्लूड किया, एक प्रकार से इंक्लूसिवनेस शामिल किया, और ये हुआ जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, सबके लिए न्याय होगा, तुष्टीकरण की नीति अपनाई नहीं जाएगी। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अब भारत को आप बांट नहीं सकते। हम ओवरऑल यूनाइट है, सबको समान रूप से शिक्षा, और शायद इसी की वजह है कि जो नारा दिया गया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, और ये फिरोज साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं तालीम को लेकर बताना चाहूंगा। अब जो सिविल सर्विसेज के नतीजे आए हैं, 5.2% पिछले 4 साल में बच्चों ने रिजल्ट रखा है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे 60 साल में कांग्रेस के ऐसा रिजल्ट नहीं है। 2 to 3% मैक्सिमम आते थे सिविल सर्विसेज के बच्चे। और दूसरी बात, ये आपने छदम जो बात करी है धर्मनिरपेक्षता की, बिल्कुल सही है। अगर कोई इंसाफ मिलेगा, तो आप मुसलमान देख रहे हैं मोदी जी के सामने, मोदी जी की आंखों में देख रहे हैं कि अगर इंसाफ मिलेगा तो उनको इंसाफ देंगे। और रही बात माइनॉरिटी की, मौलाना आजाद ने एक बात कही थी मुसलमानों के बारे में कि दीज मुस्लिम्स आर सेकंड मेजॉरिटी। तो ये पहली बात तो है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, वी शुड प्ले द इंडिया कार्ड एंड नॉट द हिंदू एंड मुस्लिम कार्ड या मेजॉरिटी माइनॉरिटी कार्ड। ठीक है सर, ओके। लेकिन यासिर साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो एक छवि बन गई थी, जिसे कहते हैं छवि बन गई थी, और उसमें ये सीधे कह दिया था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, और खुद आप जो है लीडर हैं बीजेपी के। अब आप जो आवाम है वो समझ सकती है कि किस तरीके से जो लोगों का, आवाम का रुख है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो वहाँ से मेरी वाबस्तगी है, लेकिन मुझसे पहले भी बहुत सारे बड़े नाम वहाँ पे रहे। सिकंदर बख्श साहब वहाँ रहे, वहाँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, अभी शहनवाज हुसैन साहब हैं वहाँ पे, दिगर बड़े बड़े नाम वहाँ पे, आरिफ बेग साहब, जो लोग, जिन लोगों ने इस पार्टी की जब बुनियाद हुई तो तब भी साथ खड़े थे, और अपने विचारधारा को बहुत मजबूती के साथ भारत के जनमानस को, जो उस वक्त के जनमानस थे और जो इस वक्त के तो 2019 के जो लोग हैं, उन तक उन्हीं लोगों ने पहुंचाने की जो कोशिश करी थी, और वो हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कैसे कांग्रेस, इसकी सबसे बड़ी जो तुष्टीकरण का जो सबसे बड़ा एक गहवारा रहा है वो कांग्रेस रही। कांग्रेस ने, जब आप पीछे जाइए 1971 में इंदिरा गांधी बहुत अपने प्रचंड स्टाइल से राजनीति भारत के अंदर कर रही थी, और उन्हें लगा कि अब मुसलमान मुझसे नाराज हो गए, तो उन्होंने धर्म को थोड़ा सा और करीब लाया संगठन के। धर्म के रूप में उन्होंने क्या दिया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एक
एनजीओ सामने लाके खड़ा किया उस वक्त, क्योंकि कौम के लोग बड़े सीधे साधे हैं, समझ नहीं सके उस वक्त, क्योंकि मुस्लिम कौम की हालात उस वक्त भी बहुत अच्छी नहीं थी और आज भी बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 5 साल के अंदर जो बदलाव हुआ है, ऑफ कोर्स उसके लिए जो ये आने वाले इस युग के मसीहा कहे जाएंगे नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने बदलाव लेके आए। देखिए, इस तरह के चेंजेस कब आते हैं? जब आपका विजन बहुत बड़ा होता है। जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, मुझे याद है कि महोबा की 3 साल पहले की एक रैली थी उत्तर प्रदेश में। तब एक हमारे जो इस वक्त के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने ट्रिपल तलाक जैसी जो कुप्रथा थी, जो सबसे बड़ी एक कमी कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम के अंदर थी, औरतों को लेके जो एक डिस्क्रिमिनेशन बना रखा था, उसको खत्म करने की कोशिश करी है। और उन्हीं औरतों ने हिम्मत दिखा के 2019 में जो आप देख रहे हैं ना कि आप बनारस से शुरुआत करिए, बनारस, मछली शहर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, और वहां से आप तमाम होते हुए अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएं। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो कैंडिडेट आपको 5 लाख 4 लाख से विजेता घोषित हुआ है, उसमें उन मुस्लिम बहनों के वोट का ताकत भी मिला हुआ है। उन्होंने खुल के, उन्हें लगा कि हमें जो आजादी चाहिए थी इस सरकार ने कोशिश करी जानने के लिए। यानी कि जो खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी 2019 के अंदर, वो धरा का धरा रह गया। लेकिन प्रोफेसर विशाल साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जब हमने देखा था मॉब लिंचिंग की तमाम जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी, और उसके अंदर ये कहा गया था कि मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है, तमाम जो अवार्ड वापसी गैंग है वो सामने निकल कर आ गए थे। ऐसा नहीं है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसकी मजम्मत ना की हो, उन्होंने खुलकर आकर मजम्मत भी की और उसकी शदीद मजम्मत करने के साथ साथ बोल जाए कि जैसा भी होगा इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, फौरन एक्शन लिए जाए। सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग मौके की तलाश में रहते हैं और जिससे जो इंटॉलरेंस का मुद्दा है वो गर्मा जाता है। देखिए सहवाज जी, मैं फिर वही बात रिपीट करना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर क्रिएट की जाती है किसी दूसरे के प्रति। मैं आपसे कुछ सवाल रेस करूंगा इस मंच के माध्यम से। जनधन योजना खुला जी, लोगों के बैंक अकाउंट खुले, क्या वो बैंक अकाउंट ये देखकर खोले गए कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? बिल्कुल नहीं। ये दीनदयाल आयुष्मान योजना चलाई गई, क्या अस्पतालों में लोग एडमिट होते हैं, पेशेंट ये पूछकर एडमिट किया जाता है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान? लोगों के शौचालय बने, पैसे दिए गए, क्या ये पूछकर दिया गया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान? लोगों के घर बने, आवास योजना चलाई गई, क्या लोगों को पूछकर आवास दिए गए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान? इन सबका उत्तर शायद नहीं है। तो फिर आप हमें ये बताएं कि इस तरीके से किसी व्यक्तिगत पार्टी को टैग कर देना कि आप इनके विरोधी हैं, ये कहां तक सही है? क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा? देखिए, होता क्या है, अभी जो आपने कहा मॉब लिंचिंग, ये क्या होता है कि हमारे समाज में इसको गलत तरीके से सेकुलरिज्म को इंटरप्रेटेट किया जाता है। 2 चीजें होती हैं सहवाज भाई, एक होता है कम्युनिटेरियनिज्म और एक होता है कम्युनलिज्म। आपका अपना व्यक्तिगत विश्वास होगा, व्यक्तिगत धर्म होगा, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटिज्म, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब यही चीज उठकर दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करने लगता है कि नहीं हमारा सुपीरियर तुम्हारा इंफीरियर, या तुम ये अगर हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा, तब ये चीजें कम्युनिज्म के रूप में सामने आ जाती हैं। इसको एक ब्रॉडर विजन में हमको चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो इंडियन इंटेलेक्चुअल फोरम भी है, वो इस सेकुलरिज्म को केवल और केवल धर्म के रूप में देखता है। मैं कहता हूं सेकुलरिज्म का मतलब इंटर रिलीजन के साथ साथ, अंतः धर्म के साथ साथ धर्म के अंदर भी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल। आप हमारे यहाँ देखिए, कास्ट सिस्टम है ना, हायरार्की बनी हुई है ना, ये कास्ट सिस्टम भी तो एक टाइप का सेकुलरिज्म को जो है निगेट कर रहा है कि इस टाइप का कोई कास्ट सिस्टम, इस टाइप की कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए। तो ये केवल धर्म का ही मुद्दा नहीं है, धर्म के साथ साथ अंतः धार्मिक भी मुद्दा है। तो इस तरीके से मॉब लिंचिंग या कुछ आप कह सकते हो कि कुछ फैनेटिक एलिमेंट होते हैं, वो हर समाज में हर जगह पाए जाते हैं और उनकी मजम्मत भी की जाती है। हाँ, अब वो अपने भावावेश में आके किसी सामने वाले के ऊपर कुछ इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करें, इसका मतलब ये नहीं है कि एक कोई पूरी की पूरी जमात उस एक पूरे के पूरे धर्म के अगेंस्ट में खड़ी है। ठीक है, ये मैं कहना चाहूंगा। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर देना कि नहीं एंटी मुस्लिम है, मैंने कहा ना, केवल मुस्लिम की बात क्यों होती, एंटी सिख कह दिया जाए, एंटी क्रिश्चियन कह दिया जाए, एंटी पारसी कह दिया जाए, एंटी बुद्धिस्ट कह दिया जाए, एंटी जैन कह दिया जाए। और 2011 के सेंसस में सहबाज भाई एक और कॉलम जुड़ा है, ऐसे लोग जिनका कोई धर्म नहीं है, तो वो भी तो माइनॉरिटीज हैं। तो एंटी
धर्म को ना मानने वालों की लेकिन फिर वो दुकान, वो जो खौफ की दुकान है वो तो बंद हो जाएगी ना हाँ, फिर। तो बस ये कहिए कि ये तुष्टीकरण की नीति है, येन केन प्रकारेण। यहाँ पर मैं एक शेर कहना चाहूंगा जी। कि यारों ने नफरत के तोहफे घर घर जाकर बांट दिए। यारों ने नफरत के तोहफे घर घर जाकर बांट दिए। एक ही माँ का गोद का पाला मैं भी हूं और तुम भी हो। तो इस तरीके से समाज में विभेद क्रिएट कर देने से इंडिया नेशन के रूप में आप उसको आगे नहीं ले जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन फिरोज साहब, अब अगर हम बात करें गल्फ कंट्रीज की, हमने देखा है कि अपने मुद्दतकार के अंदर इन पिछले 5 सालों के अंदर वज़ीर आज़म अलग अलग गल्फ कंट्रीज के अंदर गए हैं और वाकई में काबिल तारीफ काम भी किया गया है। और जो हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। UAE की बात कर ली जाए, सऊदी अरब की बात कर ली जाए, दुबई की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी पूरा देने की कोशिश की गई कि भाई आप जो है, आपको जो चीज़ बताई जा रही है, जो मैसेज दिया जा रहा है वो गलत है। क्योंकि जो अपोजिशन जमाते हैं वो लगातार ये कहते थे कि मोदी जो है मुस्लिम मुखालिफ है, अल्पसंख्यक मुखालिफ है, अकलियत मुखालिफ है। देखिए, तो बिल्कुल बेकार का फसाड और परसेप्शन क्रिएट किया गया है और वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का किया गया हुआ है। आपको पता है कौन सी वो पार्टीज हैं, कौन से वो लीडर्स हैं। मोदी आज की तारीख में जितने गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर पॉपुलर हैं उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों में पॉपुलर हैं। ठीक है, वो दौर गया जब लोग मोदी को उल्टा सीधा बोला करते थे। ठीक है, आज की तारीख में बताना चाहूंगा क्या वैल्यू है मोदी की। जी। मोदी जब सऊदी अरब गए तो वहां पे आप देखिए कि सऊदी अरब में उन्होंने उनके ऑनर में ये जो रामायण है इसको बाकायदा इसका तर्जुमा किया अरेबिक में, उसकी कॉपी उनको भेंट की। बहुत ज्यादा ये नहीं आया, ये व्हाट्सएप पे चीजें आ जाती हैं, कुछ चीजें नहीं भी आती हैं, तो ये बताया गया। इसके अलावा आप ये देखिए कि यूएई के अंदर बड़ा खूबसूरत एक मंदिर भी बना है। तो मोदी की अगर वैल्यू जाननी है तो आप मलेशिया वालों से पूछिए, सऊदी अरब वालों से पूछिए, और यहाँ तक के मैं नॉन पॉलिटिकल लेवल पर जाके कहूंगा मोदी और इमरान खान दोनों अच्छे दोस्त हैं। पॉलिटिकली दोनों की मजबूरियां हैं, लेकिन बड़ी कदर करते हैं इमरान खान मोदी की। और इसी वजह से मोदी ने भी जब इमरान खान ने उनसे बात करी तो उनको समझाया, देखो भाई ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको खत्म करो, मिलके मेरे साथ टेररिस्ट के खिलाफ काम करो, गरीबी के खिलाफ काम करो। तो और मोदी की दिलदारी आप देखिए कि पिछले जो वजीर आजम थे पाकिस्तान के, वो अपनी ट्रिप को अफगानिस्तान से जब आ रहे थे हिंदुस्तान तो उन्होंने कट शॉर्ट करके लाहौर गए और उनकी जो नवासी थी उनको बाकायदा कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो दिलदार वजीर आजम है, दमदार वजीर आजम है, और जो ये करना चाहते हैं वो करते हैं। तो दुनिया इस बात को समझती है और मुसलमान भी समझ गए हैं। मुसलमानों का अब ये समझिए कि एक तरह से जैसे अभी यासिर ने बात कही थी कि वो मसीहा न सिर्फ हिंदुस्तान के हैं बल्कि मुसलमानों के भी मसीहा होंगे। और सही मानों में ये जो बात आई थी मॉब लिंचिंग की, मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली मॉब लिंचिंग जहां भी हुई हो, चाहे वो कांग्रेस के राज में हुई हो या बीजेपी के राज में, मॉब लिंचिंग इज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है परसों जो मोदी जी का ऐलान हुआ है, अब ना मॉब लिंचिंग होगी, मुसलमान बड़े आराम से रहेंगे। हर काम अपना मुसलमान हिंदुस्तान में कर रहा है, चाहे वो ईद बकरीद की नमाजें हों, वो रोड रोक के नमाज पढ़ते हैं, कुछ उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बड़ा लोग समझ से काम लेते हैं सारे तबकों के लोग, चाहे वो कोई भी चीज हो, रमजान हो या कुछ भी हो, हम लोग बड़े आराम से, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम चीन जैसे मुल्क में नहीं रहते जहां मुसलमानों का नातका बंद किया जा रहा है, बड़ी पाबंदियां, वहां आप दाढ़ी नहीं रख सकते, रोजे रमजान नहीं रख सकते, तो आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल यही हिंदुस्तान जैसा मुल्क मुसलमानों के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के एतबार से कोई दूसरा मुल्क नहीं है, ना पाकिस्तान है, ना सऊदी अरब, ना ईरान। हिंदुस्तान मैं कहता हूं कि नंबर 1 है इस वक्त मुसलमानों के लिए बेहतरी के एतबार से। और खास तौर से अब जो वजीर आजम मोदी आ गए हैं उनके साथ में आप देखिएगा इंशाल्लाह मुसलमान बहुत आगे दौड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए तो कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान है तरक्की कर रहा है और आने वाले वक्त में और भी तरक्की करेगा, क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत दोबारा से आई है अक्सरियत के अंदर और अब आने वाले 5 साल काफ़ी अच्छे और बेहतर होने वाले हैं, फिर चाहे वो कोई भी तबका हो। और इसलिए नारा दिया गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।